वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे फॉलेज की, जो कि ऐसा मरज़ है जो कि सिर्फ जिस्म के किसी हिस्से को मफलूज नहीं करता बल्कि मौत का बाइस भी बन सकता है। ताहम अपने तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करके हम फॉलेज के ख़तरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी वैसे एक सवाल है कि क्या फॉलेज के ख़तरे को कम किया जा सकता है? आपको कैसे पता लगे कि आप हाई रिस्क पे हैं और उसके बाद करना क्या है? अच्छा, अमरीकी साइंसदान रोज़मर्रा ग़िज़ाई मामूलात और अमूमी सेहत से मुतल्लिक तवील मुद्दती आदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेकर इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि पौधों से हासिल करदा तेल फॉलेज से आपको बचा सकता है। और तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि जिन अफराद की रोज़मर्रा ग़िज़ा में पौधों और सब्जियों से हासिल की गई चिकनाई की मिकदार सबसे ज़्यादा थी, उनमें 27 साल बाद भी फॉलेज का खतरा ऐसे अफराद से 12% कम था जो जानवरों या दूसरे ज़राए से हासिल शुदा चिकनाई इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल हमजा, इसके बरक्स अगर हम बात करें गोश्त और हैवानी चिकनाई की, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में फॉलेज का ख़तरा कम हैवानी चिकनाई इस्तेमाल करने वालों के निस्बत 16% ज़्यादा देखा गया। और तहकीकारों का कहना है कि गोश्त की चिकनाई के बजाय जैतून, सोयाबीन, मकई और दूसरे जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं अगर तो फॉलेज से आप बच सकते हैं। यानी कि फॉलेज से बचा जा सकता है, ये हमें रिसर्चर्स बता रहे हैं, लेकिन हमने तो अपनी मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर फ़ज़ीन मलिक से जानना है कि जी कि वाकई ये बात दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बातें दुरुस्त हैं, फॉलेज से बचा भी जा सकता है अगर आपको पहले पता लग जाए? जी बिल्कुल बचा जा सकता है। कई लोगों में मौरूसियत में ये होता है, जेनेटिक्स में इसमें कि वो स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा को सही करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं जिसमें फॉलेज भी शामिल है, फॉलेज या स्ट्रोक। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑयल्स की बात हो रही है, ये किस हद तक दुरुस्त है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या ये बीन्स वगैरह से लिए जाते हैं, ये इफेक्टिव है ज़्यादा, इनसे हम बच सकते हैं ये जो फॉलेज वगैरह का खतरा? देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की या स्ट्रोक की, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, डॉक्टर आपको कहते हैं प्लीज़ अपनी ऑयल कंजम्पशन को कम करें। उसमें फिर आ जाता है किस टाइप ऑफ ऑयल। अभी जैसे आप लोग रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे कि जो एनिमल बेस्ड ऑयल्स हैं, मसलन ये देसी घी और ये मक्खन और इस तरह की चीज़ें, जो मार्जरीन है वो तो और भी उससे भी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है, तो ये इनसे बेहतर है कि वेजिटेबल ऑयल्स का कुकिंग में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब ये बात जब साबित हो जाती है तो फिर हमें इसका ये मतलब नहीं कि वेजिटेबल ऑयल अगर हम कह रहे हैं कि वो फॉलेज का जो इंसिडेंस है वो कम करेगा तो हम उसको ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑयल को हमने टोटली ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। ये वाज़े अमर है कि चाहे वो वेजिटेबल है चाहे वो एनिमल है, उसमें अब जब सेकेंड लेवल पे हम आ गए कि हमने एनिमल नहीं यूज़ करना और वेजिटेबल करना है तो कम करना है, और उसमें क्वालिटी या कौन सा जो है हमारी चॉइस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हार्ट पेशेंट्स या स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। और ऑलिव ऑयल आपको पता है कि उसका डीजेनरेशन टाइम या स्मोक पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, तो फिर इसलिए हम लोगों की सब कॉन्टिनेंटल इंडियन और पाकिस्तानी कुकिंग जो है उसके अंदर फिर हम लोग कनोला या कॉर्न ऑयल या सैफलावर ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं कि जब आपको सोच लेना है कि नहीं भाई अब ग़िज़ा जो है हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अब हमें स्ट्रोक का खदशा या ख़तरा लाहक हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं, आप सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल उम्र के 25 साल जब हो जाएं तो उसके बाद करवाया करें हर साल। उससे आपको पता, फास्टिंग में पता लगता है कि आपके लिपिड्स कितने हैं। जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको स्ट्रोक हो जाए। जिन लोगों के अंदर ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं गाढ़ा ब्लड है, यानी कि उनको ब्लड थिनर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो फिर ब्लड थिनर्स भी यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। और ये इवन ये नहीं कि ये 30s 40s में होता है, 25 साल की उम्र में भी हो सकता है कि आपको ब्लड थिनर्स, डॉक्टर ये कम इंसिडेंस है लेकिन हो सकता है अगर आपकी जेनेटिक्स में है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई और हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का चांस है, तो फिर ब्लड थिनर जो लो डोज एस्प्रिन होती है वो कई जगह पे शुरू करवाई जा सकती है। तो इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है वॉक या कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि जब आपकी बॉडी मोबाइल रहती है तो उसकी जो सर्कुलेशन है वो अच्छी रहती है और वो बेहतर रहती है। वो ग़िज़ाएँ जो कि आपकी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज करती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है गलत ऑयल का इस्तेमाल करना और ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना। तो इसमें एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे अच्छे जाने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये होता है कि आपने सौते करना हो या आपने बेकिंग के वक्त उसको हल्का सा बारबेक्यू के ऊपर लगा दिया, या इस तरह जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं ना, जो आपको शेल्फों पे मिलते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो इतने
उसमें भी वेजिटेबल ऑयल में भी आके फिर वो इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हम लोग यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है जो नेचुरल फॉर्म से करीब होता है, जो दूसरे होते हैं उनमें हाइड्रोजनेशन कर करके उनको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट किया होता है, मतलब थोड़ा उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई होती है ताकि उनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो जाए। हमने तो तलनी होती हैं चीज़ें, तो जब हमने तलनी है तो फिर हमने ये करना है। लेकिन जिस तरह से हमने बात की है ऑयल्स की, हम लोग क्योंकि हम लोगों को जब तक वो तरी ना हो ऊपर, तो हम लोगों को तो वो खाना प्यारा भी नहीं लग रहा होता। तो वो जो तरी होती है वो कितनी खतरनाक हो सकती है हमारे लिए, और ख़ास तौर पे अगर हम हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हो तो। दैट्स ट्रू। देखें किसी भी पेशेंट में अब ऐसी एज आ गई जब लोग इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं रहे और ज़्यादातर फ़ोन्स के ऊपर होते हैं, और इमोबिलिटी एक बहुत बड़ा जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, तो उसमें ये है कि ऑयल वैसे ही कम खाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी को हार्ट पेशेंट है या नहीं है। हार्ट पेशेंट देखिए, अब मेथड ऑफ कुकिंग पे आ जाते हैं। मेथड ऑफ कुकिंग होती है बॉइलिंग, ब्रॉयलिंग, बेकिंग या सॉटिंग। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है टाइप 2, जिनको स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो, जिनके ब्लड को एग्लिबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि ब्लड जल्दी वो हो जाता हो, क्लॉट हो जाता हो, उन लोगों के लिए, या जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है या नहीं भी हैं, ब्लड प्रेशर है या उनके ख़ानदान में है और उनकी दोनों साइडों से आ रहा है, तो आपने इसमें ऑयल को हमेशा लो रखना है और कुकिंग मेथड्स को कम करना है। जो तरी वाली आप बात कर रही हो दैट इज़ वेरी हैजर्डस, और वो जिसमें पूरी रिफ्लेक्शन लाइटों की नजर आई, वो वाला जो सालन है ना, वो वाला इज एक्चुअली गोइंग टू गेट टू यू। सो इसका ये मतलब नहीं है हरगिज़ कि हम उसको ज़िंदगी से निकाल दें। वंस अ वीक अपने लिए रखें, लेकिन उसके जो नेक्स्ट मील है वो आप सूप और कोई ऐसी चीज़ रखें जो कि उसके लिए कॉम्पनसेट कर जाए, और फिर आप वॉक अपनी 20 से 25 मिनट एवरी डे जो है वो करें, ताकि आपका एक सर्कुलेशन और एक नॉर्मल बॉडी को जो मैसेज आता है। लोग ये पूछते हैं कि जी हम बड़े एक्टिव हैं डॉक्टर साहिबा, तो इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। यू नीड टू गिव योर बॉडी अ मैसेज ऑफ माइंडफुल एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत नेसेसरी हैं जब आप स्ट्रोक से बचने के बारे में सोच रहे होते हैं या हार्ट डिजीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, मिग्रेन वाले ख़ास तौर पर, और दूसरे शायद ब्लड प्रेशर की वजह से लोग कहते हैं कि जी कि मेरी तो पता नहीं कनपट्टी पर ऐसे है जैसे कि वेन मुझे जो है ना हिलती हुई नज़र आ रही है या फड़फड़ाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हम ब्लड प्रेशर अपना चेक नहीं कर रहे होते। ये लोग भी ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, और हेडेक को माइल्ड ही लेना चाहिए। अगर हेडेक आपको ज़्यादा होती है, एक तो ज़्यादा होती है और ज़्यादा अरसे के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए होती है, तो फिर आपको ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स दोनों चेक करने चाहिए। और ब्लड प्रेशर अगर हाई आए तो उसके 3 इंस्टेंसेस होते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली उन लेवल्स पे हाई आ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके बात करें। और 120/80 जो है, इससे ऊपर अब माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं, और जिसका मतलब 130 और वो 90 वो कह रहे हैं नहीं जी कुछ नहीं, चलो जी 120/80 नॉर्मल होता है। नहीं, वो उस दहाने पे आ गया है और उसको चेकअप कराना चाहिए, और लाजमी दवाइयाँ जो हैं वो जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा लैब्स के बाद, लैब टेस्ट्स के बाद, उसके बाद वो लेनी चाहिए। और अपनी डाइट में फटाफट कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, कैफीन और फिजी ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल, शुगर का कम इस्तेमाल, ऑयल्स का कम इस्तेमाल, कुकिंग मेथड को लाइफस्टाइल के लिए चेंज करें, सैलड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल, और वॉक। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ तो अल्लाह के हाथ में कितने ईयर्स अल्लाह करें, बट लॉन्जेविटी आप उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फरजीन, जिस तरह से हमदा ने बात की, कुछ लोगों को मिग्रेन का इशू होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो फिर उन लोगों को भी इस चांस पे होता है कि उनको हाई रिस्क होता है कि उनको हो सकता है मतलब स्ट्रोक वगैरह हो सकता है या पैरालाइज वगैरह जिस तरह से वो हो सकता है। नहीं, माइग्रेन एज सच उस तरह से नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट हेडेक। माइग्रेन जो होती है वो एक डिफरेंट हेडेक होती है। हेडेक्स होती है ना, फोकल हेडेक्स, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेस हेडेक्स, माइग्रेन्स, लेकिन फिर भी हेडेक को आप उस तरह से कई दफ़ा नहीं उसको मार्जिनलाइज कर सकते, मुझे ये है, बस एक हेडेक हो रही है और आपको ज़्यादा हो रही है। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों को हेडेक ज़्यादा रहे, उन लोगों को ज़रूर चेकअप करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि कई दफ़ा स्ट्रोक से पहले हेडेक्स ऐसी होती हैं जो कि जा ही नहीं रही होती हैं। हेडेक्स हो रही हूँ, उल्टियाँ आ रही हूँ, नौजिया हो रहा हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही हो, घबराहट का शिकार हो रहे हो, तो फौरी तौर पे यू शुड गो टू अ मेडिकल इमरजेंसी एंड गेट इट। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी कि मैं खड़ा हुआ या खड़ी हुई तो अचानक अंधेरा आ गया, और अक्सर लोगों का विजन जो है वो ब्लर हो रहा होता है, तो ये भी कोई
ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उसको बाद में स्ट्रोक हो जाए? बिल्कुल ऐसे हो सकती है, और ये वाली चीज़ें जो हैं ये जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है और आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। आप बेशक कई दफ़ा ये इट्स अ स्मॉल थिंग कि पोस्चरल हाइपोटेंशन हो गई कि जी बंदा एकदम झुका हुआ था और खड़ा हो गया तो सर को सप्लाई, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन फिर भी एक होती है TIA होते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक जो होते हैं अटैक्स, वो होते हैं उसमें हमजा के और इकरा के उसमें ये होता है कि एकदम से बंदा ना मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ और फिर वापस आ गया, तो उसमें भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसको भी लाइटली ना लें कि आपका एकदम वो ब्लैकआउट हुआ और वापस आया, तो आपने वो चेकआउट करना है। वो TIAs जो होते हैं वो भी एक मतलब लाइक अ प्री डिस्पोजिशन कैन बी अ वार्निंग टू स्ट्रोक और कैन बी अ डिजीज ऑन इट्स ओन, कैन बी ब्रेन में फिर MRIs वगैरह करा के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हाई ब्लड प्रेशर ही ज्यादा बड़ा कॉज है या मेजर कॉज है, या लो ब्लड प्रेशर जो है वो भी कोई बोथ ऑफ देम एनीवेयर जहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज हो जाए। देखो लो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर से ब्लड बहुत स्लो जा रहा है और सही नहीं जा रहा। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है बहुत फिशार के साथ जा रहा है। एनीथिंग विच डज दैट कैन मोबिलाइज अ क्लॉट और फॉर्म अ क्लॉट। जब मोबिलाइज होता है हार्ट ब्रेन के अंदर या हार्ट के अंदर तो स्ट्रोक हो जाता है फिर। सो वो स्ट्रोक कब कितना डेट्रीमेंटल होता है ये भी होता है कि राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, स्पीच इफेक्ट होती है लेफ्ट साइडेड में। फिर उसके बाद ये होता है कि वापसी कितनी है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। तो इसलिए बेहतर है कि पानी वगैरह का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल कम रखा जाए और अपनी डाइट को बैलेंस आउट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर फरजीन, ये भी मैं बताइए कितने टाइम बाद एक जो पेशेंट है या पेशेंट के अलावा जो हेल्दी पर्सन भी है उसको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए कि उसको इस तरह के चांसेस अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें मौजूद हो? कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखिए एक तो लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर के लिए HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आप अपने बेसलाइन थायराइड फंक्शन टेस्ट होना चाहिए तकरीबन हर 2 साल के बाद। जो ये वाले टेस्ट जो मैंने लिपिड प्रोफाइल और जो बताया आपको HbA1c ये होने चाहिए तकरीबन हर साल के बाद। तो ये आप ले लें, प्लस आप डॉक्टर से बात करें, वो भी शायद एडिशनल कोई टेस्ट आपके LFTs यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी करा रहे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी हाई आए, क्योंकि हर चीज़ ना आपके देखें। और इसमें स्ट्रोक में हम मोटापे की तरफ भी जाते हैं कि आपने अपने वेट को भी कम रखना है और इन चेक रखना है। जितना आप तोंद निकलने देंगे और आप समझेंगे कि टांगे बाजू पतले नहीं, जो ये वाला मिड सर्कमफ्रेंस एरिया जब इंक्रीज होता है तो देन दैट मीन्स योर चांसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ऑफ हार्ट अटैक्स, ऑफ डायबिटीज एंड ऑफ स्ट्रोक आर इंक्रीजिंग। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे होते हैं और ख़ासतौर पर न्यूट्रिशन का जिक्र हो रहा होता है तो हम बताते हैं सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लोग अक्सर जो हमें जानते हैं वो कहते हैं यार तुम लोग तो पूरे पाकिस्तान को सब्जियां ही खिलाई जा रहे हो। सब्जियां कितना बेहतर फूड है आपके लिए और कितनी बीमारियों से आपको बचाती हैं? देखिए सब्जियां, जब हम बात करते हैं नेचर के करीब जाने की, तो सब्जियां और फल नेचुरल मोस्ट है, ठीक है ना। मतलब दरख्त से उतरे और आपके पास आ गए, पौधों से उतरे और आपके पास आ गए। अब आगे ही उसकी पकाने की, ठीक है। अब जब आप सब्जियों पे नेशन को लगाते हैं तो हम सब्जियों की बात कर रहे होते हैं वो सब्जियां जिनको हमने स्टीम किया हो या वो सब्जियां जो कि सलाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल में मतलब अगर मैं सोचूं इसके बारे में, मैंने पूरा सोचा कि अगर मैं सब्जी ना पसंद करूं, मुझे पसंद है लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मुझे सब्जी नहीं पसंद आ रही और मुझे कोई कह रहा है कि खाओ, तो मुझे उसके क्या करने चाहिए तरीके। जैसे हम गोश्त पकाने को 604 तरीके हमने निकाले, इसी तरह सब्जियों में भिगारे बैंगन, कद्दू का रायता, सैलेड्स अगर आप क्रश करके रायता बना लें और गोश्त के साथ ही बेशक खा लें। इसके अलावा सैलेड्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इतनी है, बीन्स के सैलेड हैं, ये क्या रेड लोबिये के सैलेड हो गया। तो आप वेजिटेबल्स और सब्जियां और सीड्स और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मटर लोग ऐसे ये क्या छल्ली मिल रही है, आप छल्ली का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ों को उसको हम स्नैक फूड समझते हैं, लेकिन वो पूरी एक मील होती है, ठीक है ना। छल्ली जो है खाने के बाद फिर हमने घर जाके खाना भी खाना होता है लेकिन एक्चुअली छल्ली जो है वो पूरी लंच। तो इस तरह ना हम
डिफरेंट तरीके, जैसे काफ़ी ममालिक हैं जिनमें वेज जो है लोग वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो अपनी डिफरेंट तरीकों के वो बेसन के चीज़ें और वो दाल की चीज़ें बना लेते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस आल्सो कि हम ना हर चीज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करके चले। सुस्ती पसंद होते हैं ना, तो फिर हम लोग जो इतने वो उसको डिफरेंट तरीकों से बनाना भी नहीं चाहते, हम एक ही रिवायती तरीके से बना रहे होते हैं। हम सुस्ती नहीं, हमें पसंद ही नहीं आ रही होती वेजिटेबल। बिल्कुल ऐसे ही हम तो सोचते नहीं है कि इसमें भी कुछ जिद्दत आ सकती है, इसमें नहीं आ सकती है, इसकी तो जरूरत मतलब ही अब जब हमजा कह रहे हैं कि सब्जी खाएं तो इसका मतलब नहीं कि इनके सब्जियों का कारोबार है, इसका ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप सब लोग हेल्दी हम सब जो है हेल्दी हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका सबसे पाकिस्तान का हिस्सा। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कब सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं और कब कब आप ख़तरे में हैं, कौन कौन लोग ख़तरे में हैं। ख़ास तौर पे हम फॉलेज का जिक्र कर रहे थे, स्ट्रोक का जिक्र कर रहे थे, तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हमने तब्दील फौरी तौर पर करना है। और लाइफस्टाइल को तब्दील करने के साथ मौसम की तब्दीली का कुछ जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, मौसम की तब्दीली भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। मौसम की तब्दीली के हवाले से बताइएगा, कब हम देख रहे हैं कि जब थोड़ा मौसम अब मज़ीद चेंज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अभी कोई बारिश वगैरह का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो अभी क्या आपकी खास तौर पे यही सरदार साहब बारिशें कब हो रही हैं? क्योंकि मौसम में तब्दीली तभी आएगी तो ये जो मौसमी बीमारी है उनसे भी जान छुट पाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए बारिशें इस दफ़ा ये जो असल में महीने होते हैं ना नवंबर और दिसंबर, इसमें वैसे ही बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में। मतलब सबसे ड्राइएस्ट मंथ आप कहें, वन ऑफ द ड्राइएस्ट मंथ तो वही अक्टूबर तो खैर मैं टेस्ट किया था, तो ये नवंबर और दिसंबर ऐसे ही चलता है, बहुत कम ही बारिशें होती हैं। तो अभी हल्की फुल्की बारिश का कोई इम्कान है जीबी में अगले 18-19 तारीख को 18, और कोई ख़ास नहीं है। फिर मेरे ख्याल में 27-28 को एक स्पेल आएगा जिसमें जीबी के साथ साथ केपी के भी नॉर्दर्न एरियाज में कुछ बारिश मुतवक्की है, और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है उसके नतीजे में। तो ये कोई सही नहीं कि बकिया दिनों में, और दिसंबर भी कमोबेश ऐसे ही गुजरेगा, कोई एक हल्का फुल्का स्पेल वो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में होगा। तो ऐसे ही चल रहा है, ड्राई मौसम ही आगे। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, हम मतलब कि अब जब भी मौसम की बात हो रही होती है तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, हमारे मौसम बदल गए हैं, महीने बदल गए हैं, आगे पीछे थोड़ा सा मौसम हो गया है। तो सर्दियों का दौरानिया क्या रहेगा, कुछ अभी तक हम अंदाज़ा लगा पाएँ? जी देखिए, सर्दी का दौरानिया तो वही मार्च तक, हमारे नॉर्थ पाकिस्तान में तो मार्च तक चलता है, कम से कम फरवरी के एंड तक तो लाजमी चलता है। तो फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन यही है कि उसी तरह से रहेगा कि फरवरी तक के एंड तक सर्दी रहेगी उधर नॉर्थ पाकिस्तान में। और साउथ में बात करें तो जनवरी के एंड तक, फरवरी में फिर यहाँ मौसम बेहतर हो जाता है, तो जनवरी के एंड तक सर्दी का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बता रहे मौसम कैसा रहेगा। अभी कोई अनकरीब बारिशें नहीं हो रही हैं कि जिसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सरदार साहब से ये सुन लिया जाए कि बारिश हो रही है वगैरह। नहीं हो रही भाई हमजा, लेकिन सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए होगी। अब सिर्फ मार्च के मतलब मार्च तक हमें सर्दियाँ होती हैं, और अब वैसे हम देखें तो एंटर भी हम बहुत लेट हो रहे हैं। नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में हम आ गए, लेकिन हमें सर्दी वो वाली महसूस नहीं जो कि होती थी पहले। और हम फिर क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे होते हैं, उसमें फ़ज़ाई आलूदगी की भी बात हो रही होती है। जी, मुल्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत हज़ारों नए दरख्त लगाए। क्या बात है। इसी हवाले से हमजा जो सरमद अली हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त और शानदार रिपोर्ट तैयार किया। पहले हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखा देते हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और तारीखी जामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए 3660 नए फलदार दरख्त लगा दिए गए, जो अगले चंद सालों में फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मजमूई तौर पर जामिया के 10,000 से जायद दरख्त शहर की आलूदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसका मकसद ये है कि एक तो अर्बन फॉरेस्ट हो गया, ऑर्चर्ड, प्लस स्टूडेंट्स को अच्छी आब हवा, फ़ज़ा, और जो इमरान खान का विजन है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसकी भी अक्कासी हो रही है। 25 मुरब्बे के वसी और अरीज रकबे पर मुहित यूनिवर्सिटी में 40 एकड़ जमीन पर नया अर्बन फॉरेस्ट लगाया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी सरसब्ज और दिलकश मंजर पेश कर रही है। जब से यूनिवर्सिटी में इस तरह ये इकदाम किए गए हैं, नए दरख्त लगाए गए हैं, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया। हमारे यहाँ का आबो हवा में बहुत तब्दीली आई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है उतना ज़्यादा हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और अच्छे
तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया खाली पड़ी अराजी को आउटसोर्स करके अपनी आमदन में इजाफा करने की हिकमत अमली पर गामजन है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी, अपनी जिम्मेदारी आप लोग भी पूरी करें, हम लोग भी पूरी करें, और एक दरख्त जरूर लाजमी अपने तौर हिस्से पर का। हम भी अपने हिस्से का लगाएंगे। इसी अज़्म के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।